तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड वार वन का। और ये वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड क्या था, 1940 से लेकर 1918। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इंग्लिश और हिंदी दो बाइलिंगुअल लैंग्वेज से मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मेरे नोट से मैं ये बनाया हुआ हूँ वर्ल्ड वार, और ये इंटरनेशनल रिलेशन का वर्ल्ड वार जो वन का जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूँगा। ये आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में भी आसानी होगी, और ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से समझ भी जाओगे। हिंदी में समझाऊंगा ना, तो देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को। तो देखिए, जो मानव का जो जीवन है ना, वो बहुत युद्धों से भरा हुआ है। ऐसे हम बोले तो अगर हम सभी युद्धों से अगर उसको हम देखें तो दो ऐसे युद्ध से हम अगर उसको देखें तो वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। तो आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 9 मिलियन सोल्जर्स एंड 12 मिलियन सिविलियन का डेड एंड बहुत सारे इंजर्ड हो गया। इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्रेट वार। और इसको ये जो युद्ध है इसको एलाइज पावर एंड सेंट्रल पावर, इसको एलाइज पावर मतलब मित्र शक्ति एंड सेंट्रल पावर मतलब केंद्र शक्ति कहते हैं। एलाइज पावर में क्या आता है, कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? फ्रांस, ब्रिटिश एम्पायर, रूसी एम्पायर, जापान, इटली, यूएस, सर्बिया, बेल्जियम, चाइना एक्सेट्रा। सेंट्रल पावर में क्या है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरिया एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरिया एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, तुर्किश एम्पायर, बुल्गारिया, बेलारूस, पोलैंड एंड फिनलैंड आता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा का चर्चा का विषय है, ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ये किन कारणों से शुरू हुआ और इसका समाप्ति के बाद क्या क्या परिणाम हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड को देख लेते हैं। प्रथम इस विश्व युद्ध का कैसे रखा गया, तब जब हम कारणों पर डिस्कस करेंगे तो उसका कारण समझ आएगा। तो उसका पहले हमें बैकग्राउंड को डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए बैकग्राउंड को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। हम कभी भविष्य में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात जर्मनी का एकीकरण। तो ये देखिए, 1871 में एक जर्मनी के बीच में एक वार लड़ा गया, जिसको हम फ्रांस को प्रूसियन वार के में जाना गया, जिसका फ्रांस और जर्मनी में हुआ था ना। और फ्रांस लेफ्टिनेंट थर्ड है जो हार जाते हैं युद्ध, और जर्मनी का जो चांसलर ओटोमन बिस्मार्क जीत जाता है। जर्मनी का चांसलर ओटोमन है, और जर्मनी का जो एकीकरण का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से अचीव करा जाता है। उसको हम ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑन फ्रांस के बारे में जानते हैं, इम्पोज किया जाता है, जिसको जो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी किया जाता है, ठीक है। जर्मनी इम्पोज करता है ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑन फ्रांस के बीच में। और दोस्तों, उसी समय जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक प्रतिद्वंद्विता राइवलरी शुरू हो जाती है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, और भविष्य में अगर उनको मौका मिले तो अल्स्का और लोरेन को पास में लेंगे और जर्मनी से पूरी तरह हराएंगे, और उसे भी दुनिया के सामने उसको बेइज्जती करेंगे, ऐसा। और जब फ्रांस हार जाता है ना, जब फ्रांस हार जाता है तो फ्रांस क्या चाहता है, उसका सपना था कि उसको वो भी अल्सासे और लॉरेन को उसका साथ में लाएंगे, और हम भी जर्मनी को हराएंगे। ये ऐसा सोच के वो फ्रांस सोचता है, और उसे भी दुनिया के सामने वो बेइज्जती करेंगे, ऐसे सोचा था, और ऐसा ही होता है। और उसके बाद प्रथम युद्ध होता है और जर्मनी हारता है, और अल्स्का और लोरेन को वो वापस फिर फ्रांस
अपने पास लाता है और फ्रांस उसका बदला ले लेता है। और उसके बाद एक शर्मसार करने वाला ट्रीटी जर्मनी जो ट्रीटी फ्रांस से करवाया था, उसी तरह से जो फ्रांस है वो जर्मनी से करवाता है, जिसको हम जो ट्रीटी करवाया गया था वो ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, है ना। ओके। और ये ही रहा हमारा उसका, ये ऐसा ही एक परिणाम रहा हमारा ग्रेट वार, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद ये जो फ्रांस और जर्मनी दुश्मन बन जाते हैं और ये हमारा वर्ल्ड वार का एक परिणाम होगा, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंस का एक परिणाम होगा। तो चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो देखिए, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है आप लोग जानते होंगे, साम्राज्यवाद। और कॉलोनियलिज्म का मतलब है उपनिवेशवाद, है ना, उपनिवेशवाद। इंपीरियलिज्म, देखो एक मैं बात बोलता हूँ, हर एक इंपीरियलिज्म मतलब एक कॉलोनी स्थापित करना नहीं है, मतलब हर एक कॉलोनियलिज्म मतलब एक इंपीरियलिज्म स्थापित करना होता है। हर एक इंपीरियलिज्म कॉलोनी स्थापित करना नहीं है, मतलब अगर हर एक कॉलोनियलिज्म एक इंपीरियलिज्म स्थापित करना होता है ना, ठीक है। ओके, उसके हम देखिए पहला ये जो पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए। पहले इस लेक्चर को समझने के इससे पहले हमें इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म समझना ही पड़ेगा, इसलिए मैं ये आपको एग्जांपल दे दिया हूँ। इंपीरियलिज्म एक जो मजबूत देश है वो कमजोर देश पर उसका आधिपत्य स्थापित करने की मतलब एक ट्रेडिशन चला हुआ आता है। ये जो इंपीरियलिज्म है ये एक आइडिया ऑफ पॉलिसी ऑफ डोमिनेशन बाय स्ट्रॉन्गर कंट्री ऑन द वेकर कंट्री इन ऑल द स्फीयर। मतलब एक जो साम्राज्यवाद, मतलब एक कॉलोनियल कंट्री क्या चाहता है कि वो कॉलोनी स्थापित करना चाहता है और उसका जो साम्राज्य है वो बढ़ाना, सिर्फ दूसरे कंट्री से कंट्रोल करना चाहता है। दूसरे कंट्री एक मतलब एक जो स्ट्रांग कंट्री है वो दूसरे कंट्री को जाकर उसका मतलब कॉलोनी स्थापित कर उसका इंपीरियलिज्म वो बढ़ाना चाहता है। इसको हम कहते हैं साम्राज्यवाद। और कॉलोनियल स्थापित जो करता है उसको उपनिवेशवाद। जिस राष्ट्र में वो कॉलोनी स्थापित करता है उस राष्ट्र को बोलते हैं हम उपनिवेशवाद राष्ट्र। देखिए, कॉलोनियलिज्म एक प्रैक्टिस है जो कि पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म एस्टेब्लिश करता है। और ये जो कॉलोनियलिज्म है एक प्रैक्टिकल शेप ऑफ द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म है। और इसके कारण क्या होता है कि मोरक्कन क्राइसिस देखा जाता है 1915, 95 एंड 6 में, ठीक है। और 94 और 95 में एक ट्रीटी होता है जिसको कहा जाता है एंग्लो फ्रेंच कार्डियल ट्रीटी, जिसका जो ट्रीटी होता है ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में होता है। मोरक्को जो दिया गया है, ब्रिटेन रिकॉग्नाइज द डोमिनेशन ऑफ फ्रांस ऑन मोरक्को एंड इन लायो फ्रांस रिकॉग्नाइज द डोमिनेशन ऑफ ब्रिटेन ऑन इजिप्ट। मतलब जो मोरक्को है, ब्रिटेन क्या चाहता है कि ब्रिटेन मतलब सारे देश में वो डोमिनेशन उसका डोमिनेट करने का उसका एक ट्रेडिशन चला आ रहा था। तो हम अभी डीपली थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैं आपको ये समझाना भूल गया कि ये जो ट्रीटी हुआ था ना 1994 एंड 5 से, ये ट्रीटी हुआ था एंग्लो एंड फ्रेंच कोर्डियल, जो ट्रीटी हुआ था ब्रिटेन एंड फ्रांस। मोरक्कन क्राइसिस क्यों हुआ था? यहाँ पर राया का शासन चल रहा था, तो राया का शासन चल रहा था तो उसका इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, इसीलिए इसको कहा जाता है मोरक्कन क्राइसिस, राया की शासन में। और जब 1904 एंड 5 में एक ट्रीटी हुआ था एंग्लो फ्रेंच कोर्डियल ट्रीटी, जिसको वो ब्रिटेन एंड फ्रांस में हुआ था। तो ये ट्रीटी क्यों हुआ था? अगर कोई भी सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो हम उसको बात विवाद में हम मतलब समझौता में हम उसको सॉल्व कर देंगे, इसलिए वो एक ट्रीटी हुआ था, वन ट्रीटी कॉल्ड एंग्लो फ्रेंच कोर्डियल ट्रीटी बोल के नाम, ब्रिटेन एंड फ्रांस के नाम। और हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे ऐसे बोल के ट्रीटी हुआ था।
अब बैठते हैं दोनों साथ में और ब्रिटेन कहता है कि ठीक है, और फ्रांस को मोरक्को रख देगा और हम इजिप्ट को रख लेंगे बोल के ये मोरक्को जो ये मान लेते हैं। और एक तीसरा पार्टी भी होता है जो मोरक्को के नज़र बनाए रखता है, मोरक्को इसके लेकर फ्रांस से शासन कर रहा है, वो होता है जर्मनी। और जर्मनी चाहता है कि मोरक्को हो मेरा, और इसी के लिए वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का डिमांड करता है हेल्ड इन स्पेन। और फ्रांस बोलता है मेरा है, जर्मनी बोलता है कि चलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, पूरा दुनिया डिसाइड करेगी कि मोरक्को किसका होगा, जर्मनी का होगा फ्रांस का होगा। और इसके तहत जर्मनी जो है राया को जो है बहला फुसला लेता है और साहब हम ऐसे फ्रांस से आज़ादी दिला देंगे और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसका प्लान था कि खदेड़ कर हम यहाँ आ जाएंगे और कुछ दिनों के बाद आपका अपना उपनिवेश स्थापित कर लेंगे। और लेकिन ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है चाल चलता है और ये जो होता है स्पेन में होता है, वह जो जर्मनी पर उल्टा ही पड़ जाता है। लेकिन क्यों ही कोई ही नहीं चाहता कि उसका आधिपत्य बना रहे, बिकॉज उसका जर्मनी मजबूत रहेगा और एक डेंजर खड़ा करेगा। फ्रांस जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूसिया, इटली एंड स्पेन, ये सब फ्रांस को सपोर्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि फ्रांस के पास ही मोरक्को रहना चाहिए। और उसके बाद फ्रांस के पास ही जर्मनी मतलब वो रहता है मोरक्को, और जर्मनी बहुत गुस्सा हो जाता है। और उधर से एक लड़ाई चलते आता हुआ आ रहा है, जिसको मैं पिछले स्लाइड में बताया था। और ये एक कारण है जो कि किस तरह से मतलब हमारा वर्ल्ड वार को मतलब बढ़ावा दे रहा है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए नेशन एंड नेशनलिज्म में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। इसका डेफिनेशन को आप थोड़ा पढ़ लीजिए, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ल्ड वार को समझने से पहले नेशन एंड नेशनलिज्म को समझना होगा। नेशन का मतलब ये लोग, नेशन का मतलब क्या है, नेशन का मतलब है राष्ट्र। तो दोस्तों लोगों का एक समूह एक दूसरे संबंधी से महसूस मतलब कनेक्टेड फील करता है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जनजाति के आधार पर, संस्कृति, ट्रेडिशन, कला संस्कृति के आधार पर। तो हम उसको जो हम राष्ट्र कहते हैं, एक दूसरे से संबंधित महसूस करते हैं, मतलब रिलेशनशिप, उसको हम राष्ट्र बोलते हैं। उसी तरह फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल, जैसे कि हमारा तमिल स्पीकिंग पीपुल, ऑल तमिल स्पीकिंग पीपुल, ऑल फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल, ऑल मुस्लिम इन द वर्ल्ड, ऑल ज्यूस, ऐसे हम उनको नेशन कहते हैं। इसीलिए ये अपने आप में ही राष्ट्र है। जो सर्व है वो अपने आप में राष्ट्र मतलब नेशन हो गए। एक हमारा जो मतलब कोई भी उसका जो मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड जो महसूस करते हैं, उस जहाँ पर होता है वहाँ का हम नेशन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये राष्ट्र को क्या, एक राष्ट्र कैसे बनेगा। एक राष्ट्र तब एक राष्ट्र बनेगा, देखिए फर्स्ट हमें हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में हम पढ़े थे कि एक उसका एक गवर्नमेंट होना चाहिए, उसको एक सोवरेन स्टेट की तरह माना जाना चाहिए, और एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं होने पर भी चलेगा, मगर उसका एक गवर्नमेंट होना चाहिए, उसका एक पॉपुलेशन होना चाहिए, उसका एक एरिया होना चाहिए, उसका एक मतलब वो सब कुछ क्राइटेरिया है जिसको वो फुलफिल करना है। कम से कम 4 क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। वो एक नेशन तब एक राष्ट्र बन सकता है जिसका कोई बाहरी राष्ट्र का मतलब उसका प्रतिबंधक ना हो, मतलब एक सोवरेन कंट्री हो सके, उसको हम एक नेशन स्टेट बोल के कह सकते हैं। तो देखिए नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि एक राष्ट्र क्या एक कैसे मतलब हो सोवरेन कंट्री होना चाहिए, और कैसे वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, वो गवर्न करना चाहिए फ्रीली, कैसे अब फ्रीली हो एक्सटर्नल इंटरवेंशन करना चाहिए, उसका ही
जैसे कि बताया गया है, द बिलीव दैट ए पीपुल विथ कॉमन नेशनलनेस, उसका एक नेशनल आइडेंटिटी होना चाहिए और उसका कल्चर एंड हिस्ट्री होना चाहिए, जो कि राइट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बोल के उसका एक संचालित करे, उसका एक राष्ट्र हो, वो स्वयं ही शासित हो, ऑटोनॉमस स्टेट हो, उसका ऑटोनॉमस नेशन, और वो एक्सटर्नली कोई भी मतलब बाहरी प्रतिबंधक ना होना चाहिए, वो फ्रीली सब कुछ अपने राष्ट्र में ही वो सॉल्व कर सके, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं, मैप को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो देखिए ई मैप से माध्यम से हम देश राष्ट्रवाद कैसे एक कारण था विश्व युद्ध का। तो यहाँ हम दो एक स्वतंत्र देश देख सकते हैं, पोलैंड, जो ये सब जो देश दिया गया है, ये रिपब्लिक, पोलैंड, ये सब राष्ट्र जो है ये जो ब्लोवेस्किया, ये सब अलग राष्ट्र थे। ठीक है, यहाँ पर एक अलग अलग राष्ट्र निवास किया करते थे, जो कि मतलब स्वतंत्र देश चाहते थे, और ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य का जो जितना भी विद्रोह हुआ करते थे, वो सबको वो दबा देता था, जो ऑस्ट्रिया हंगेरिया था। उसके बाद ये जो ओटोमन भी था, यहाँ पर देखिए ओटोमन एम्पायर, यहाँ पर ये तुर्की था, यहाँ पर ओटोमन एम्पायर पहले होता था। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा ओटोमन एम्पायर था। तो मैप थोड़ा मैं समझा नहीं पाता हूँ, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, कैसे बोस्निया क्राइसिस हुआ, इसको हम बोस्निया भी यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए बोस्निया, ये भी तुर्की से स्वतंत्र चाहते थे, अपना ऑटोनोमस स्टेट गठन करना चाहते थे, और तुर्की कमज़ोर था उस टाइम। ठीक है, और तुर्की ने उसका विद्रोह को रोक नहीं पाया, और उसके कारण हम देखेंगे तो बाल्कन वार्स हुआ, और इसको हम बाल्कन पेनिनसुला वार कहते हैं, ये जो मैप दिया गया है, और इसको हम बाल्कन कंट्री भी कहते थे। और उस समय सर्बिया कंट्री जो था वो ऑटोनॉमस कंट्री था, और बोस्निया भी था, जो 30 लाख जनता थी, वो जो थे सर्फ थे, और सर्बिया जो संस्कृति थी वो मिलती जुलती थी, और इसलिए सर्बिया चाहता था कि वो बोस्निया ही हमें मिले। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी ऐसा नहीं चाहता कि सर्बिया हमारे पास रहो, और इसको हम डिटेल्स में बताऊंगा आगे। ठीक, इसको हम बोस्निया क्राइसिस के नाम से जानते हैं, और बोस्निया क्राइसिस उसके बाद बाल्कन वार्स को हम समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा, राष्ट्रवाद ही एक कारण हुआ जिसके कारण से बाल्कन वार हुआ, और बाल्कन वार से प्रथम विश्व वार में सहायता मिलेगी। इसलिए मैं इस मैप को आपको समझा रहा था, और ये भी समझेंगे राष्ट्रवाद कैसे महत्वपूर्ण एक रोल निभाता है प्रथम विश्व युद्ध में। तो चलिए बोस्निया क्राइसिस के हम देखते हैं। 1908 बोस्निया का संकट